आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। आज हम साइंस का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। जो भी लोग जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें एक एक मार्क्स के लिए मारा मारी है। तो हम सबसे पहले इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करके लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, जेल प्रहरी के ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये जो पेपर है ये आपका 29 सितंबर 2018 में जब पेपर हुआ था तब ये पेपर पूछा गया था। उसी के पेपर से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको 20 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि मोस्टली उसमें से जो क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस पेपर से उनके मिलते हुए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कई सेट्स में से इन्वॉल्व हुए हैं, तो उन्हीं में से हमने यहाँ पर एक एक करके सभी सेट्स को यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको अलग से साइंस के क्वेश्चंस की तैयारी करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हेन वी लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, यानी जब हम एक बाल्टी जो होती है उसमें पानी भरी होती है, उसको जब उठाते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये नहीं बोला है कि पानी जो बाल्टी है वो पानी के अंदर है, सिर्फ हमें बाल्टी उठाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो बाल्टी उठाने की बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे लगता है जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट होती है। तो यहाँ पर कोई भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं कर रही हैं। आपने बाल्टी पकड़ा हुआ है, उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स बिल्कुल आप अपने मसल्स की जो फोर्स है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जो मसल्स होती हैं वो उसमें वो टाइट हो जाती हैं, यानी आप पेशी बल लगा रहे होते हैं। तो इस केस में आपका यही सही आंसर होगा। बाकी जो दो ऑप्शन है उनको हम देख लेते हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगता है जब दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, Q1 और Q2, ठीक है, तब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जब दोनों क्या होते हैं कि एक स्थिर कंडीशन में होते हैं, फिक्स कंडीशन में होते हैं, तब वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फोर्स दो जो मैग्नेटिक पोल होते हैं उनके बीच में लगता है। आप अगर बात करें तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे सही पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग यानी वेक्टर बॉर्न डिसीज है, यानी जो वेक्टर बॉर्न डिसीज पूछा गया है, जो दूसरे कीड़े से होती है या किसी कीड़े के काटने से होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कॉलेरा। तो कॉलेरा जो है यहाँ पर जो हैजा है ये हवा के माध्यम से फैलता है, दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके लिए कोई वेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, कोई कीड़ा इन्वॉल्व नहीं है। एड्स भी ये यहाँ पर होता है कि अनसेफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, और ये ब्लड के ट्रांसफ़र की वजह से भी हो सकता है या बाकी चीज़ों की वजह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई इसमें अलग से कोई इंसेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन मलेरिया में आपका मच्छर जो होता है वो मच्छर की वजह से इसमें मलेरिया एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। ठीक है, तो इसमें इंसेक्ट इन्वॉल्व होता है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, लेकिन ये जो बीमारी है ये जब आप किसी के जो एयर की जो छींटें हैं, अगर कोई छींक रहा है उसके सामने आ रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया आपके सामने से ये आपस में ये फैल सकता है। बट यहाँ पर वेक्टर मॉड डिसीज़ की बात की जा रही थी, तो अकेला एक डिसीज़ है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया ही वेक्टर मॉड डिसीज़ है। मच्छर जब किसी एक संक्रमित व्यक्ति का खून चूसता है और फिर जाके किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो उस कंडीशन में खून का ट्रांसफ़र या कुछ जो जर्म्स के ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह होते हैं, तब ये बीमारी फैलती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियाँ होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा डीएनए में स्टोर होती है, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये जो होता है डीएनए पूरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, अपने अंदर समाहित करके रखता है। ठीक है, ये हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्विस्टेड एच पेयर होते हैं यहाँ पे, इस तरीके के इनमें कनेक्शन होते हैं, आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये डीएनए ही क्या करता है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करता है। आपने सुना भी होगा कि जब कभी चेक करना होता है कि जो बच्चा है वो उसके जो असली माँ बाप कौन है, तो ऐसे केस में डीएनए चेकिंग होती है। और कभी कभार क्राइम के केस में भी डीएनए की चेकिंग की जाती है, जिससे पता चलता है कि जो डेड व्यक्ति है
वो कौन था। मान लीजिए सपोज अगर संशय है कि ये जो मरा हुआ व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति, मान लीजिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ है, तो वो डीएनए टेस्टिंग से इसका पता चल जाता है। या तो फिर कभी कभार किसी ने अगर लड़ाई की है तो, या फिर मर्डर हुआ है तो मर्डर में कुछ खींचातानी में अगर किसी का बाल किसी के हाथ में आ गया तो उस हेयर की टेस्टिंग या उस हेयर के डीएनए से पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन व्यक्ति था। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। या फिर छीना झपटी में अगर नाखून लगा हुआ है, नाखून अगर किसी को लगा हुआ है मान लीजिए, तो नाखून जो डेड बॉडी है उसके नाखून से पता कर लेंगे कि इसमें जो भी हैं वो किसके जो डीएनए सैंपल हैं, तो उनसे पता चल जाता है कि कौन है। और ज़्यादातर जो रेप विक्टिम होती हैं उनमें भी जो सैंपल लेते हैं जो सीमन का, उससे भी पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जो उसमें जो भी जिस पर भी आरोप लगाए क्या वो सचमुच में गुनहगार है कि नहीं है, तो वही भी यहाँ पर पता चल जाता है। तो काफ़ी सारे इसके फ़ायदे होते हैं और यहाँ से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि डीएनए ही होता है। और अगर आपको नहीं याद आता तो आप जी न्यूज़ पर एक चैनल आता है, जी न्यूज़ पर सॉरी एक न्यूज़ टाइम में जो सुधीर चौधरी न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं उसका भी नाम डीएनए है, तो आप वहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक कौन है। जो गैर लचीला मतलब लचीला नहीं है, यहाँ पर जो बाकी जो ऑप्शन है लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये ज्वाइंट पॉइंट होते हैं और ये लचीले होते हैं। यहाँ पर जो बोन है एक ऐसा ऊतक है जो लचीला नहीं होता। ठीक है, गैर लचीला पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हड्डी के जुड़ाव होते हैं, हड्डी मांसपेशियों के जुड़ाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोन होती है एकमात्र ऐसी चीज़ है जो इसमें कोई भी लचीलापन नहीं होता है, तो यही आपका सही आंसर होगा यहाँ पर हड्डी, और जिसको हम बोलते हैं बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। ठीक है, अवांछित पौधा खेती योग्य में हम ज़्यादातर तो उसको खरपतवार ही बोलते हैं, वीड बोलते हैं इंग्लिश में। यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यानी जब आप फसल लगाते हैं तो फसल के साथ क्या होता है कि ये जो घास आप नहीं चाहते हैं वो भी अननेसेसरी ग्रो करने लगती है, तो उस घास को हम क्या बोलते हैं, तो उस घास को हम बोलते हैं खरपतवार। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आई होप कि सबको पता चल जाएगा, सबसे बन जाएगा। मैदानी कीट यहाँ पर ये बढ़ते नहीं है, घास नहीं है। ठीक है, ये पौधा नहीं है मैदानी कीट, भंडारण कीट भी नहीं है, और फसल तो आपकी मेन पॉइंट ही है, तो ये आपके लिए अवांछित कैसे हो सकती है, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। बाकी ऊपर का जो वीड है, खरपतवार है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 16 ग्राम ऑफ हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 4 ग्राम, 4 यूनिट मास यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट मास। और अगर हम इसको ग्राम में मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 4 ग्राम, और इसका 4 ग्राम कंटेन करेगा 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल में पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 16 ग्राम दिया हुआ है, यानी कितने मोल हो गए। अगर हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल पता करेंगे, और नंबर ऑफ मोल होगा गिवन मास, यानी यहाँ पर जो भी मास आपको दिया गया है जो आपका 16 ग्राम है अपान मोलर मास। और मोलर मास आपका कितना है, मोलर मास है आपका 4 ग्राम, तो 16 डिवाइडेड बाई आप 4 जब करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 4 मोल। अब 4 मोल में, 1 मोल में होता है आपका इतना पार्टिकल, तो 4 मोल में कितना होगा, 4 मोल में होगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पहला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 4 ग्राम जो होते हैं यूनिफाइड मास होता है, डायरेक्टली मोलर मास में भी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, बस यू को ग्राम में लिखना रहता है, और आपको ये फार्मूला आता होगा। एक क्लास 9th का क्वेश्चन है, तो आपको अगर नहीं पता तो आपको क्लास 9th का ये वाला पोर्सन रिवाइज करना होगा केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो आपको ज़रा सा याद हो तो सबसे पहले थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ठीक है, और डाल्टन ने एक अपना मॉडल, एक कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने बताया कि एक गोल्ड फाइल है, उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट की, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि कुछ पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाते हैं। ठीक है, और कुछ पार्टिकल जो होते हैं वापस एक मतलब मिलियंस पार्टिकल में कुछ एक पार्टिकल होते हैं जो वापस उसी रास्ते पे लौटते हैं, और कुछ पार्टिकल अपने रास्ते से हल्का सा डेविएट होते हैं, क्योंकि ये
पॉजिटिव ही होते हैं, इसलिए हर पॉजिटिव चार्ज से डेविएट होते हैं, और बाकी जितने मैक्सिमम जो पार्टिकल होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं थ्रू गोल्ड फाइल। ठीक है, ऐसा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था। उसी से उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि जो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर पर कंसंट्रेट होता है, इसीलिए ऐसा बिहेवियर उसको देखने को मिला। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं और सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। उन्होंने ये बात भी बताई थी कि अगर क्रिकेट की एक बॉल रखी हुई है तो न्यूक्लियस होगी, और उसके अगर चारों तरफ 5 किलोमीटर का ग्राउंड है, यानी 5 किलोमीटर का क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, और उसके सेंटर में अगर एक बॉल रखी हुई है तो बॉल होगी न्यूक्लियस, और जो ग्राउंड होगा वो होगा उसका इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो एरिया। ठीक है, इतना डिस्टेंस होता है एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ जानना है। तो न्यूक्लियस की जो खोज की थी उन्होंने रदरफोर्ड ने की थी, और ऐसे उन्होंने दिखा था गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आपको ये चीज़ जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ऐसा इनको कहा जाता है। ठीक है, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की थी। और मिल्कन ऑयल ड्रॉप मॉडल, मिल्कन ऑयल ड्रॉप मॉडल इसने दिया था, इसने चार्ज मास रेशियो के बारे में बताया था। इसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये छोटी क्लासेस में नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आपके 11th क्लास में है, बाकी ऊपर के जो तीनों पॉइंट हैं आपके 9th क्लास में हैं। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जंग का रासायनिक सूत्र देखिए क्या होता है कि जब भी आयरन होता है, प्योर आयरन जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो यहाँ पे Fe2O3 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड ही जंग का फार्मूला होता है। और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्चुअल फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O, क्योंकि यहाँ पर वाटर के भी मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, Fe3O4 नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता, और FeO भी नहीं होता, और FeCl2 फेरिक क्लोराइड तो होता ही नहीं है। तो जंग का फार्मूला होता है Fe2O3, और केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं, तो आपको उन्हीं में से एक चीज़ ये भी है, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माचिस की डिबिया की लंबाई है जो मीटर के पैमाने पर रखी जाती है, जिसका एक सिरा, यानी माचिस का डिब्बी ऐसे यहाँ पर लिए हुए हैं, और मीटर को इस तरीके से रखते हैं कि जीरो उसका कहीं और है, लेकिन जब हम माचिस का एक सिरा की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 25.7 दिखा रहा है, और जब आगे दूसरा सिरा देखते हैं तो यहाँ पर 29.2 दिखा रहा है। तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई कितनी है, तो आपको सिंपल सा करना है 29.2 जीरो में से 25.70 आपको यहाँ पर माइनस करना है, तो आपको एक्चुअल लेंथ यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका ये आंसर सही होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखली ईंटों से बनी दीवारों वाले घर। खोखली ईंटों का मतलब, अब ईंटें खोखली होंगी तो घर कैसे बनेगा। खोखली ईंटों का मतलब ऐसा है यहाँ पर कि कुछ गैप छोड़ दिया जा रहा है, जैसे कि एक यहाँ पे ईंट है तो एक यहाँ पे ईंट है, ठीक है, और एक ईंट यहाँ पे रख दी गई, फिर एक ईंट यहाँ पे रख दी गई, ठीक है, और ये बीच में एक गैप है, ये वाला पैसेज गैप है, ठीक है, ये यहाँ से हवा आ सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके के अगर गैप छोड़ छोड़ के घर बनाए तो उसका क्या होगा, खोखली ईंटों का यहाँ पर, ठीक है। तो उससे एक फ़ायदा यह होगा कि एयर जो होता है वो यहाँ पर गैप बना देता है, ठीक है, एयर गैप। और एयर क्या होता है, बहुत ही मतलब हीट का इंसुलेटर होता है, मतलब आसानी से एयर गर्म नहीं होती है। तो उससे क्या होता है, घर जो होता है वो ठंडा रहता है। या तो आप डबल दीवार बना लें, एक दीवार बनाने के बाद पीछे एक और दीवार बना लें, तो उससे भी पूरा पैक होना चाहिए, तो घर ठंडा रहता है। आपने देखा होगा कि लोग फॉल सीलिंग करवाते हैं। फॉल सीलिंग भी इसीलिए होती है क्योंकि कुछ एयर जो होती है वो एक्चुअल जो कंक्रीट की जो ऊपर की छत होती है और जो फॉल सीलिंग होती है उसके बीच में काफ़ी एयर ट्रैप हो जाती है और वो इंसुलेटर का काम करती है, तो उससे घर ठंडा रहता है। तो आपको ये चीज़ जानना है, ट्रैप द एयर एंड कीप द रूम्स कूलर इन समर, यानी ठंडा रखने के लिए इसको करते हैं, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उसे 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, एक समतल दर्पण है और इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर कोई एक वस्तु रखी जाती है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो पूछा जा रहा है कि जो इमेज होगी कितनी दूर होगी। तो इमेज जो होगी
वो इस ऑब्जेक्ट से 20 सेंटीमीटर पीछे होगी, लेकिन इस मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे होगी, क्योंकि प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि जितना पीछे यहाँ पर अब जितना सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना ही पीछे यहाँ पर इमेज बनेगी। क्लियर? तो यहाँ पर अच्छा इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, तो आपको इसको क्या करना होगा, वर्चुअल इमेज बनाना होगा। यहाँ पर इस तरीके से नहीं, आपको डॉटेड इमेज बनेगी यहाँ पर इस तरीके से और सीधी बनेगी। तो अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर आपका ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगर वस्तु से पूछा जाता तो वस्तु के सामने होगा, दर्पण के पीछे है। दर्पण का हम फेस किधर मानते हैं कि इधर फेस है। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बोलेंगे। अगर हम तो इधर ही देख रहे होंगे, इधर देख रहे होंगे, तो हमारे सामने यानी अगर ऑब्जेक्ट के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा वस्तु के पीछे, तो वस्तु के पीछे हम इसको नहीं मानेंगे। वस्तु के सामने 20 सेंटीमीटर तब सही होता। अगर यहाँ पे होता पीछे ना काट के अगर लिख देता सामने, तो ये आंसर भी सही हो जाता यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? तो आपने कभी इडली बनाने के लिए देखा होगा कि जो उसका मटेरियल होता है उसको थोड़ी देर के लिए उसको फर्मेंटेशन होने के लिए उसको रखा जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए उसको रखा जाता है, जिसमें उसमें एयर बबल्स आ जाएं और आसानी से वो स्पंजी टाइप का आपका इडली बने। तो उसके लिए उसमें खमीर डाला जाता है। ठीक है, तो खमीर जो होता है वो फंगस यानी फंगी कवक के सेक्शन का होता है, कवक के ग्रुप का होता है। क्लियर? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज़ क्लास 10th में है, और उसमें जब एक रिएक्शन दी गई है फर्मेंटेशन के प्रोसेस की, तो उसमें आपको ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और क्लास 9th में आप जो ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी हैं, इनके बारे में भी आप वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। इनको हम फिर से रिवाइज करवाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा जाता है जो हवा बंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है। तो ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है क्लास 8th का है, क्लास 8th का पार्ट है, क्लास 7th में भी है। तो जब हवा निकाल देंगे उसमें से तो आवाज़ आनी कम होती है। आवाज़ का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। जैसे साउंड वेव जो होती है, साउंड वेव कैसी होती है, कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन में, तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। एम्पलीट्यूड मतलब उसका आयाम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसका जो वाइब्रेशन जो हम सुनते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेस, हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है, तो बिल्कुल उसका एम्पलीट्यूड घटता है। ठीक है, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं और हिंदी में उसको आयाम बोलते हैं। ठीक है, यानी वाइब्रेशन, पहले पार्टिकल खूब वाइब्रेट होता था, लेकिन अब वो वाइब्रेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेट होने के लिए पार्टिकल्स है ही नहीं, आपने एयर जो है वहाँ का वो निकाल लिया है बेल जार के अंदर से, तो वाइब्रेशन वहाँ पर कम होंगे। क्योंकि पार्टिकल जितने ज़्यादा होते हैं वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा होती है। आप पार्टिकल्स को निकालना चालू कर दिए तो वाइब्रेशन जो होगा वो बहुत कम होने लगेगा, तो आवाज़ जो होगी धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। अगर आपने पूरी हवा निकाल दी तो कोई भी हवा बाहर नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक फार्मूला होता है, आप इसको इस तरीके से भी जान सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और एक बेस होता है यानी क्षार होता है। ठीक है, और क्षार का उपयोग हम कहाँ करते हैं, अम्ल को डिसइंफेक्ट करने में, अम्ल को ख़त्म करने के लिए, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। अगर हम एसिड को रिएक्शन कराते हैं बेस से, या यूँ कहें अम्ल को हम अगर रिएक्शन कराते हैं क्षार से, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो एक लवण बनता है और साथ में कुछ पानी बनता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लवण में कोई ना तो इसका जो लवण जो होता है, जो साल्टी होता है, ये एकदम से एसिड का जो इफेक्ट होता है ख़त्म हो जाता है। तो मान लीजिए जब किसी के पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है, बहुत ज़्यादा भोजन खाने से अगर एसिड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको दिया जाता है, जिससे आसानी से इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसको एंटी एसिड बोलते हैं। एंटी एसिड मतलब एसिड का दुश्मन, एंटी एसिड, अम्लत्व नाशक। ठीक है, हिंदी में अम्लत्व नाशक। ठीक है, तो आपको एंटी एसिड ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप के क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको देख के तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग यानी
जो भूकंप रोधी इमारतें हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं भूकंप वाले क्षेत्र में। तो ये इमारतें कैसी होती हैं? बहुमंजिला इमारतें तो हो ही नहीं सकती, परमिशन ही नहीं मिलेगी आपको भूकंप वाले क्षेत्र में बनाने के लिए। मिट्टी और पंख से बनी इमारतें, अब मिट्टी और पंख से बनी इमारतें क्या होती है? मिट्टी की जो दीवार होती है बहुत मोटी होती है, अगर ये भूकंप में गिरती है तो वैसे तो दीवारें सभी मजबूत होती हैं, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की दीवार बार बार आपको बनानी भी पड़ेगी, और अगर ये गिरती भी है तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और कांच और ईंट से बनी इमारतें, तो वहाँ पर परमिशन इनकी भी नहीं मिलती, क्योंकि कांच अगर भूकंप के टाइम पे टूटा, ऐसा कुछ हुआ तो अगर बहुत ज़्यादा लोड से ना मरे तो भी कांच के टूटने से मर जाएंगे। तो यहाँ पर कैसी भूकंप रोधी इमारतें कैसी होती हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसी इमारतें जो डी के शेप में बनी हों, ऐसी इमारतें जो ओ के शेप में बनी हों, ऐसी इमारतें जो एच के शेप में बनी हों, ऐसी इमारतें जो आई के शेप में बनी हों, ठीक है, ऐसी इमारतें जो 8 के शेप में बनी हों इस तरीके से, तो ऐसी इमारतों को भूकंप रोधी इमारतें कहते हैं, और इनका एक प्रॉपर शेप डिजाइन होता है। और इन इमारतों में ये होता है कि अगर भूकंप आता भी है तो जो दूसरा साइड है वो उसको हेल्प करने में मदद करता है। तो ये जो सारे शेप हैं आप इनको देख सकते हैं, ये हेल्प करते हैं। ऐसी इमारतें होती हैं भूकंप रोधी इमारतें, क्योंकि भूकंप आएगा भी तो आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि पूरा सपोर्ट करेगा। अगर कोई दूसरा पोर्शन टूटता भी है तो बाकी वाला पोर्शन इसको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें पूरी तरीके से कंपाउंड जो होता है, जो जिसको आप यूज कर रहे हैं, रिएक्टेंट होता है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा होता है, वो पूरी तरीके से अभिक्रिया के बाद चेंज हो जाता है, वापस उसको पाना मुश्किल होता है, ठीक है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, तो ये तो फिजिकल प्रोसेस है, आप पानी में फिर से घोल सकते हैं नमक को। नमक पानी में घुला रहता है समुद्र के पानी में, जब धूप लगती है तो पानी सूख जाता है और नमक बच जाता है, और नमक को आप पानी में घुल दें तो फिर से वही प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट ये फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मीथेन का जलना, मीथेन का जलना यानी CH4 जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ में कुछ वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पर बनाता है। क्लियर? तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। CH4 इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आल्सो। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन। अनदर कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म, ये दूसरा कंपाउंड ही बन गया। यहाँ पर पानी था ही नहीं, यहाँ पर पानी बन गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, इसका आंसर तो यही होगा। बाकी दूसरा देख लेते। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन क्या होता है? सीधे इसका वेपराइज हो जाना, मतलब सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर। और ये जो कैम्फर है यहाँ पर ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है। तो अब कैम्फर जब कन्वर्ट हुआ तो उसमें वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना, लेकिन वो तो कैम्फर है ही, अभी भी कैम्फर है, तो ये भी फिजिकल प्रोसेस ही है। डिजॉल्विंग शुगर इन कॉफ़ी, तो आप कॉफ़ी में शुगर घोल रहे हैं तो आप कॉफ़ी में भी शुगर की प्रेजेंस को सेपरेटली उसको पा सकते हैं। उसमें एक जनरली आप इसको मिक्सर ही कहेंगे, मतलब मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है इसमें कॉफ़ी और चीनी का ये मिक्सचर, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तब होता है जब कोई नया कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इसको हम फिजिकल रिएक्शन बोलेंगे, इसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये इसका सही आंसर आपका होगा मीथेन का जलना, जिसमें नया प्रोडक्ट बन रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा आप डिवाइस बना रहे हैं जो आप किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए बना रहे हैं या टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं, तो टेस्टर इन विच LED इज यूज्ड। तो अब इसी ऑप्शन सही हो सकता है, बट आगे के दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। कम संवेदनशील यानी जो सबसे खराब है हमको वो खोजना है, तो LED वाला तो अच्छा ही होगा। और टेस्टर इन विच मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड, तो मैग्नेटिक कंपास भी अच्छा होता है, लेकिन और देख लेते हैं। टेस्टर इन विच हाई वाट हीटिंग फिलामेंट इज यूज, हाई वाट हीटिंग फिलामेंट, यानी ऐसा फिलामेंट हम यूज कर रहे हैं जिसके लिए खुद ही बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम उस चीज़ से हम कौन सी क्वांटिटी अच्छे से मेज़र कर सकते हैं जो खुद बहुत ज़्यादा खाता हो एनर्जी को। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मेज़र करने के लिए पहले खुद ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा। मान लीजिए कि आपसे झगड़ा है और अब झगड़ा 10 रुपये की बात के लिए है और जो सुलझाने आ रहा है वो आपसे 100 रुपये का चार्ज ले रहा है, तो आप इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टर जिसमें कम वाट के बल्ब का उपयोग किया जाता है,
हाँ, तो इसको भी किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, बट इसको नहीं किया जा सकता है, इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है? तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए सभी का मास दिया हुआ है, कार्बन का 12 यू यूनिफाइड मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 16 यू, नाइट्रोजन का इतना, और यहाँ पर सिल्वर का दिया हुआ है इतना। यानी इसके 1 मोल में, सभी के इसके 1 मोल में, ठीक है, इसके 1 मोल का मास कितना होगा? 108 ग्राम होगा। इसके कार्बन के 1 मोल का मास होगा 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 मोल का मास होगा 16 ग्राम, और नाइट्रोजन के 1 मोल का मास होगा 14 ग्राम, क्योंकि इसका जो यूनिफाइड मास होता है बहुत ही इक्विवेलेंट होता है, मतलब वेरी मच इक्विवेलेंट होता है इसके मोलर मास के बराबर ही, लेकिन ग्राम में। यूनिफाइड मास की जगह अगर ग्राम लिख दें तो मोलर मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सब के सब 1 मोल की बात की जा रही है। 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 1 ग्राम मतलब कितने मोल? 1 ग्राम का मतलब हो गया 1/12 मोल, ये तो ऑलरेडी कम हो गया। ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा वजन, किसका वजन सबसे अधिक है? तो 1/12 मोल का, तो 1/12 मोल का वजन कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 12 ग्राम, तो ये लगभग 1 ग्राम के लगभग यहाँ पर इसका वजन आएगा। 0.5 मोल ऑफ एन एटम, तो 0.5 मोल की बात करें तो 1/2 मोल, और 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं नाइट्रोजन के? 14, तो ये आ गया कटने के बाद 7 ग्राम। ठीक है, 10⁻23 एटम ऑफ सिल्वर, यानी 1 मोल ऑफ सिल्वर, 1 मोल ऑफ Ag की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल इसका कंटेंट करता है 108 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो CO2 का कितना मास होता है? CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम। ठीक है, तो 10⁻23 का मतलब क्या होता है? 1 मोल, तो 1 मोल में इसका होगा 44 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? सबसे ज़्यादा होगा सिल्वर का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये NCERT का क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इसको बहुत ही ध्यान से करना होगा, और इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग गलत कर देंगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा जिससे बाद में आपसे गलती ना हो। बर्फ़ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ़ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाला जाता है, यानी एक बीकर है उसमें बर्फ़ रखी हुई है, यानी आइस रखी हुई है, उसमें हमने थर्मामीटर डाल दिया। ठीक है, और कमरे के तापमान पर रख दिया, यानी रूम टेम्परेचर पर, हमने फ्रिज से निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अब थर्मामीटर रीडिंग लेना चालू करा तो रीडिंग कब लेंगे? जैसे ही हमने डाला तब लेंगे, या थोड़ी देर बाद लेंगे, या जब आइस पिघलने लगेगी तब लेंगे, या तो फिर जब आइस पूरी तरीके से पिघल जाएगी तब लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है तापमान, जब ली गई पूरी बर्फ पिघल जाती है और पानी शेष रह जाता है, यानी पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तब लेंगे। नहीं, तब हम यहाँ पर अगर हमको गलनांक नापना है, बर्फ़ का गलनांक निकालना है हमको, तो हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, हमको बर्फ़ के गलनांक को निर्धारित करना है। तो जब पानी पिघल गया तो फिर क्या निर्धारित करेंगे? अब आगे आ रहे हैं तापमान, जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है, यानी जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तब नहीं, जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तब उसको, बर्फ़ तो किसी भी टेम्परेचर पर पिघल सकती है, 1 पे भी पिघल सकती है, 2 पे भी पिघल सकती है, 3 पे भी पिघल सकती है, तो आप वहाँ से एक्चुअल उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक यहाँ पर नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बर्फ़ कई अलग अलग टेम्परेचर पर भी पिघलती है। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन कि जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में जो पारा होता है स्थिर रहता है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जब आपने गुप्त ऊष्मा पढ़ी होगी, तो जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, तो जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अवशोषित होती है जब बर्फ़ पिघलने लगता है पानी में, तो उस ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर नॉट चेंज। कब? जब लेटेंट हीट प्रोवाइड करते हैं, लेटेंट हीट यानी जब आप गुप्त ऊष्मा की सप्लाई करते हैं, और वही जो तापमान होता है वही होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, यानी आपका वही गलनांक होता है। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। कब? जब जिस कंडीशन में, जैसे बर्फ़ पिघलना चालू हुई तो उस कंडीशन में जब जो पारा है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है और बर्फ़ पिघलना चालू हो रही है या पिघलने की कोशिश कर रही है, यानी थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा कि बर्फ़ नहीं पिघलेगी, कुछ देर बाद
बर्फ़ पिघलना चालू होगी। तो उस कंडीशन में जब बर्फ़ नहीं पिघल रही थी और जो आपका जो थर्मामीटर में जो रीडिंग दिखा रहा था वो कांस्टेंट हो गया था, और वही टेम्परेचर आपको मेज़र कर लेना है। कब? जब पारा आपका यानी पारा जब स्थित हो, जब तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपको बकवास है, आपको चेंजिंग का टाइम पे तो मेजर करना ही नहीं है, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा जब पारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर शो करता है। भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो किस किस चीज के उपयोग हो सकती है। तो पौधे ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं, आपको बिल्कुल पता है। साथ में पौधे पानी भी लेते हैं, आपको ये भी पता है। और साथ में उनको सनलाइट चाहिए होता है, प्लस इनको अलग से कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मिनरल्स भी चाहिए होता है, ठीक है। बिना मिनरल्स के ना तो आपको फल के अंदर मिनरल दे पाएंगे और ना तो आपको मिनरल मिल पाएगा। प्लस इनको सनलाइट चाहिए होता है, सनलाइट और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तब जाके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है और यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्म होता है और साथ में बाकी इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मेन कंपोनेंट है, वाटर कंपोनेंट है, मिनरल्स भी है और सनलाइट भी है। तो ऐसा ऑप्शन आपको सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर मिल रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतने 20 क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किए हैं। हम आपको डेली ऐसा एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आप रोज़ 20 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अगर आप 100 दिन अगर आप मेहनत करते हैं, अभी जब जैसे कि आपके पास 100 मान के चलिए कि आपके पास 100 डेज हैं, तो आप यहाँ से करीब 2000 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और इन्हीं को आप रिवाइज करके फिर से देखिएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। अब इस 2000 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 2000 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 100। अब यहाँ पे हमने अगर 100 लिखा तो परसेंटेज अगर आप निकाल रहे हैं 20 डिवाइडेड बाई 2000 तो आपका हो गया सीधे 1%। तो यानी उसमें से जो आने की चांसेस हैं क्या मतलब 200 में से आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने ही मिलने हैं, यानी 100 में से आप यूँ कहें कि एक क्वेश्चन आपका फंसना है, ठीक है। तो इतना तो चांस बनता है कि 100 में से एक क्वेश्चन आपका हो जाए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर इसको देख सकें। इस PDF को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम आपके लिए अलग से मॉक टेस्ट लेके आएंगे और वो भी फ्री में, इसलिए जब भी नोटिफिकेशन आपको हमारे तरफ से मिले उसके लिए रेडी रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।